पायल झरने में गिर चुकी थी। वही रणविजय भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे कूद गया। इतनी ऊपर से गिरने की वजह से दोनों पानी में काफी गहराई तक डूब गए, लेकिन दोनों के लिए यह कुछ नहीं था। जैसे मछली को पानी से कोई खौफ नहीं, उसी तरह दोनों भी मछली की भांति तैरना बखूबी जानते थे। पानी में गहराई तक जाती पायल की नीली अधखुली आंखों ने सामने देखा तो रणविजय को तेजी से अपनी तरफ आता पाया। पायल का शरीर स्थिर हो गया। न जाने क्या हो गया था उसे एकदम से कि उसे लगा अब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसने अपना हाथ रणविजय की तरफ बढ़ाया। वो खुद हैरान थी कि आखिर वो रणविजय पर कब से इतनी निर्भर होने लगी कि उसे इतना तक यकीन हो चुका था कि उसकी सांसें भी रणविजय की छत्र छाया में महफूज थी। इस वक्त पायल के जिस्म पर लिपटे गुलाबी कपड़े और उसके लंबे बाल उसे किसी जल परी का रूप दे रहे थे। रणविजय ने पायल का नन्हा हाथ मजबूती से थाम लिया और फौरन उसे अपने करीब खींच लिया। वक्त बर्बाद न करते हुए वो पायल को मजबूती से थामे हुए पानी की सतह पर ले आया। नजारा बेहद दिलकश था। खूबसूरत झरना, चहकते पंछी, हरा भरा वातावरण और झरने के बीचों बीच खूबसूरत जोड़ा। पानी से ऊपर आते ही पायल ने गर्दन उठाते हुए लंबी सांस भरी। उसका दुपट्टा नदारद था। लंबे रेशमी काले बाल पानी की सतह पर फैले हुए थे। वही रणविजय उसकी खूबसूरती में खोसा गया। आसपास का सब कुछ धुंधला पड़ गया। अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो बस पायल का दिलकश भीगा चेहरा, भीगी पलकें और उनके बीच गहरी नीली आंखें और पानी की बूंदों से भरे गुलाबी होंठ। ना जाने कब रणविजय का हाथ पायल की गर्दन पर आ टिका और उसकी सुराही सी गर्दन को सहलाने लगा। पायल ने अपनी सांसों को स्थिर पा रणविजय की तरफ देखा, जो एकटक उसे देखे जा रहा था। पायल ने खुद की हालत पर गौर किया तो फट से रणविजय से दूर हुई और पलट गई। रणविजय एकदम से होश में आया। उसे समझ नहीं आया पायल एकदम से उससे यूं दूर क्यों हो गई। क्या वो उससे नाराज हो गई क्योंकि वो देरी से उसके पास आया और उसे इतना सफाड़ करना पड़ा। रणविजय को बहुत दुख हुआ। हमें माफ कर दीजिए, हम फौरन आपकी तलाश में निकल चुके थे, लेकिन वक्त लग गया। आगे से हम पूरा ध्यान रखेंगे। पायल पलटने को हुई लेकिन रुक गई। उसने अपने लंबे बालों को पीछे से बांटा, आगे की तरफ कर दिया। इसी बीच रणविजय ने उसकी पीठ पर एक लंबा कट देखा जिसमें से खून अभी भी रिस रहा था। पायल का ब्लाउज भी फट चुका था। उस घाव को देख रणविजय की आंखें कठोर हो गई। उसकी पतली लंबी उंगलियों ने पायल की पीठ को छुआ। पायल एकदम से सिहर उठी। ये किसने किया? रणविजय की धीमी आवाज में भी अजीब सी गरज थी। पायल को उसकी आवाज में गुस्सा महसूस हुआ। पायल उसकी तरफ पलटी और बोली, हाथ-पाई के दौरान चोट के शिकार हो गए, फिक्र मत करिए, मामूली घाव है। पायल इतना कुछ सह चुकी थी कि उसके लिए अब ये छोटी मोटी चोटें कोई मायने नहीं रखती थी। जिंदगी ने इतनी यातनाएं दे रखी थी कि वक्त से पहले ही बड़ी हो गई। उसे बेमतलब रोना धोना नहीं आता था। बचपन से ही ऐसी ही थी। दूसरी लड़कियों की तरफ उसकी परवरिश नहीं की गई थी। बेशक पिता ने पलकों पर बिठाकर रखा था, लेकिन पापा की परी बनाने की जगह शेरनी बना दिया। और पिछले 8 सालों की कैद ने तो उसे पूरा पत्थर बना दिया था, जहां उसे यह तक भुला दिया गया कि दर्द होता क्या है। रणविजय ने गौर से पायल के चेहरे को देखा और अगले ही पल उसे गोद में उठाते हुए पानी से बाहर ले आया। शाम होने को थी। रणविजय अपना फोन ऊपर ही गिरा चुका था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके आदमी उसे कब तक ढूंढ पाएंगे। जिस जगह वो दोनों थे वहां उनका सक जाना फिलहाल के लिए ना के बराबर था। वो लोग उन्हें ऊपर ही ढूंढ रहे थे। अंधेरा होता देख रणविजय इस तरह खुले में नहीं रह सकता था। जंगली जानवरों का खतरा था। रणविजय ने अपनी बाज सी निगाहें चारों तरफ घुमाई और एक जगह टिक गई। झरने के दूसरी ओर ही उसे हल्की जगह दिखाई दी। रणविजय पायल को ले उस दिशा में बढ़ गया और उस हल्की सी जगह से होते हुए झरने के पीछे की गुफा में आ गया। मुझे नीचे उतारिए। पायल इतनी देर से उसकी गोद में थी कि असहज हो चुकी थी। शांत रहिए, रणविजय ने गहरी आवाज में कहा। उसने उसे नीचे नहीं उतारा जब तक उसने पूरी जगह का मुआयना नहीं कर लिया। जब उसे लगा ये जगह ठहरने के लिए सुरक्षित है तो उसने पायल को किसी कांच की गुड़िया की भांति बेहद नाजुकता से जमीन पर बिठा दिया और बिना कुछ कहे बाहर जाने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं?
अंधेरा हो रहा है और बाहर जंगली जानवरों का खतरा है। पायल को उसकी चिंता हुई। रणविजय ने पलटकर उसे देखा, फिर जल्द ही नजर दूसरी ओर कर ली, क्योंकि पायल के ब्लाउज का गला बड़ा था और उसके क्लीवेज उभर कर दिख रहे थे। हालांकि पायल ने अपने बालों से सीने को ढकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। हमारा इंतजार करें, कुछ ही देर में लौट आएंगे, कहता हुआ रणविजय बाहर चला गया। पायल सर से ले पांव तक भीगी हुई थी। खुला आसमान और चारों तरफ सिर्फ पानी से गिरा छोटा आइलैंड, ठंड बढ़ रही थी। पायल ने खुद को सिकोड़ लिया। काफी वक्त हो गया रणविजय नहीं लौटा था। पायल को अब फिक्र होने लगी। वो उठ ही रही थी कि तब तक रणविजय उसे अंदर आता हुआ दिखाई दिया। पायल दोबारा बैठ गई। रणविजय के हाथ में सूखी घास और लकड़ियां थी, जो आग जलाने के लिए काफी थी। रणविजय ने घास का ढेर एक तरफ किया और आग जलाने लगा। उसके पास उसका वाटरप्रूफ लाइटर सही सलामत मौजूद था। आग जला रणविजय ने पायल की तरफ देखा और बोला, यहाँ आ जाइए। पायल उठकर आग के पास बैठ गई और अपने हाथ सेकने लगी। इस वक्त उसके शरीर में कंपन थी। रणविजय ने उसके काम तीर और गीले कपड़ों को देखा, जिसमें भी पानी टपका था। साफ था, कपड़े जल्दी नहीं सूखने वाले और बदले नहीं गए तो ठंड से बीमार होना साफ था। रणविजय ने अपनी काली शर्ट को छू कर देखा, जो पतली थी और लगभग सूख चुकी थी। रणविजय ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। पायल की नजर उस पर गई तो एक पल को मन क्रोध से भर गया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। तभी रणविजय के अगले एक्शन पर वो हैरानी से उसे देखने लगी। इसे पहन लीजिए, वरना इन कपड़ों में बीमार पड़ जाएंगी आप। पायल का मन ठंडा पड़ गया और शर्मिंदा हुई अपनी सोच पर। लेकिन उसकी क्या ही गलती, लड़की जो ठहरी। दिमाग में यह ख्याल आना स्वाभाविक था। हम यहाँ कैसे? पायल दुविधा में थी, क्योंकि जगह छोटी थी और रणविजय के सामने कपड़े बदलने का साहस उसमें नहीं था। आप कपड़े बदल लीजिए, तब तक हम बाहर। रणविजय वहां से बाहर चला गया। पायल के दिल को गर्ममाहट ने भर लिया। कुछ तो था जो उसके दिल को बेहद करीब से छूकर निकला था। पायल उसकी मजबूत पीठ को तब तक इज्जत भरी नजरों से देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसने रणविजय की काली शर्ट को देखा और अपने कपड़े उतार उसे पहन लिया। 6 फुट के रणविजय की मजबूत जिस्म पर फिट होने वाली शर्ट पायल के नाजुक छोटे से शरीर पर बहुत बड़ी थी। एक तरफ का गोरा कंधा उजागर था और लंबे पैरों को शर्ट घुटनों तक ढक रही थी। काली शर्ट पायल की खूबसूरती को और बढ़ा गई थी। उसका बर्फ सा रंग काले रंग की शर्ट में और ज्यादा खिल चुका था। काफी देर बाद रणविजय की आवाज आई, क्या हम अंदर आ जाएं? जी। रणविजय अंदर आ गया। उसकी नजर जब पायल पर पड़ी तो एक पल को जम गया। वही उसकी नजरों की तपिश खुद पर महसूस कर पायल के गोरे गाल अपने आप लाल हो गए। वो धीमे कदमों से चलती हुई आग के पास घुटने मोड़कर बैठ गई। रणविजय ने होश में आ इधर उधर नजरें फेरी और साथ मिलाए कुछ फल और एक पत्ते में कुछ लिपटा पायल के पास रख दिया। इसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का लेप है, अपनी चोट पर लगा लीजिए, दर्द कम होगा। रणविजय ने उस पत्ते को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। पायल ने रणविजय को देखा और उसे अपनी इतनी फिक्र करता देख बोली, हमारी इतनी फिक्र करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बहुत परेशान कर चुके हैं, इसके लिए माफी मांगते हैं। रणविजय को पायल का माफी मांगना अच्छा नहीं लगा। आप हमारी जिम्मेदारी है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, रणविजय ने कहा और पलट कर जाने को हुआ कि पायल बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? आप लेप लगा लीजिए, तब तक हम बाहर खड़े हैं, हमें आवाज लगा दीजिएगा। रणविजय कदम आगे बढ़ाने को हुआ कि पायल ने उसका हाथ पकड़ लिया। रणविजय का रोम रोम खिल उठा। उसने पलटकर पायल की आंखों में झांक कर देखा तो पायल बोली, कहीं मत जाइए, अब रात हो चुकी है और बाहर खतरा है, लेकिन हम लेप लगा लेंगे, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पायल ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा। रणविजय ने कुछ नहीं कहा और आग के पास बैठ गया। पायल उठकर रणविजय की जिस ओर पीठ थी वहां चली गई। उसने एक नजर रणविजय की पीठ की तरफ देखा, फिर शर्ट को कंधे से नीचे उतार दिया। हाथ में लेप ले जहां तक हाथ पहुंच रहा था उसने लेप लगा लिया। इसी बीच उसकी घुटी सिसकियां रणविजय को तपड़ा गई। उसने खुद पर काबू रखने की बेहद कोशिश की, लेकिन आखिर में उससे रहा नहीं गया। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो पायल की नंगी पीठ
और उसके घाव को देख बेचैन हो गया। पायल को बिना पूरा मलहम लगाए ही शर्ट वापस पहनते देखा तो वो उठकर उसके पास चला गया। पायल को जब महसूस हुआ रणविजय के कदम उसके बिल्कुल पास आ चुके हैं तो उसकी सांसें थम गई। रणविजय ने शर्ट को नीचे कर दिया और उसके हाथ से मलहम ले पीठ पर लगाने लगा। दोनों की ही धड़कनें एक दूसरे का मुकाबले कर रही थी, लेकिन रणविजय को इस वक्त शिवाय पायल की चोट के कुछ नजर नहीं आ रहा था। मलहम लगा जब वो पूरी तरह सेटिस्फाइड हुआ तो पायल की शर्ट को उसके कंधे पर रखता हुआ उठकर आग के पास बैठ गया। पायल उसी हालत में चुपचाप आंखें बंद किए बैठी रही। सांसें सामान्य से अधिक रफ्तार में थी। दांतों तले दबाया होंठ और बंद पलकें उसके मासूम चेहरे को खूबसूरत बना रहा था। अपने एहसासों में डूबी पायल ने खुद को संभाला और उठकर चुपचाप आग के पास बैठ गई। दोनों के बीच चुप्पी थी। पायल की नजर उठाने की हिम्मत नहीं थी और रणविजय की नजर उस पर से हटने को राजी नहीं थी। ये फल खा लीजिए, कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, आज की रात यही बितानी होगी, रणविजय ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। जी। पायल ने कुछ फल रणविजय के पास खिसकाए और खाने लगी। रणविजय ने अंगूर खाती पायल को देखा तो अनायास ही उसकी नजर पायल के होठों पर आ टिकी। उसके हिलते होंठ बेहद लुभावने थे। रणविजय को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ, लेकिन उसने फौरन नजर हटा ली। पेट भरने के बाद पायल को अब नींद आने लगी। नींद से भारी पलकें अब खुलने की जादोजहद कर रही थी। रणविजय की नजर जो उस पर ही थी, उसने उठकर सूखी घास को फैलाया और पायल से बोला, आप यहाँ आकर सो जाइए। पायल ने उसकी तरफ देखा, फिर घास के बनाए बिस्तर को देख बोली, आप कहाँ सोएंगे? हम आज की रात जाग कर बिताएंगे, आप सो जाइए। दोनों में से एक का जागना जरूरी है। फिर आप सो जाइए, हम वैसे भी आपको बहुत परेशान कर चुके हैं और तकलीफ नहीं देना चाहते। रणविजय को ये बात गुस्सा दिला गई। वो तो नहीं हो रहा था परेशान, उल्टा उसे खुशी मिल रही थी। फिर बार बार पायल ये बात क्यों बोल रही थी? हमने कहा ना आकर यहाँ सो जाइए। हमें एक ही बात बार बार दोहराने की आदत नहीं है। रणविजय की बदला व्यवहार देख पायल असमंजस में उसे देखने लगी, लेकिन उसकी फिर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई और उठकर घास पर लेट गई। रणविजय आग के पास आकर बैठ गया। पायल कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर सो गई। रणविजय उसके सो जाने पर बेफिक्र हो उसे निहारने लगा। चेहरा इतना दिलकश की नजर हटने का नाम ना ले। ऊपर से रणविजय की नजर बार बार अपने शर्ट पर चली जाती और अजीब सा ख्याल आता कि पायल ने इसकी शर्ट ना पहनकर उसे ही गले लगा लिया हो। रात के दूसरे पहर में रणविजय ने पायल के शरीर को बार बार सिकोड़ते हुए देखा। आग धीरे धीरे बुझ रही थी। लकड़ियां खत्म हो चुकी थी, जिससे अब आग जलाना नामुमकिन था। रणविजय इतनी रात को पायल को अकेला सोता छोड़ बाहर जाने की सोचना भी नहीं चाहता था। अगर वो जगी हुई होती तो बात अलग थी। रणविजय उठकर उसके पास चला गया और ठंड में ठिठुरते उसके नाजुक शरीर को देख चिंता में डूब गया। उसने उसके हाथ को छूकर देखा, उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। रणविजय की भौहें चिंता से सिकुड़ गई। उसने पायल के कपकपाते होठों को देखा और कुछ सोचकर उसके पास लेट गया। हल्की गर्माहट पाते ही पायल खुद ब खुद रणविजय के करीब होती चली गई। रणविजय ने उसकी कमर को पकड़ खुद से चिपका लिया और उसके लंबे बालों को कान के पीछे करते हुए उसके गाल को सहलाते हुए मन ही मन बोला, ये दूसरी बार है जो हम गुस्ताखी कर रहे हैं, लेकिन अब हमसे नहीं रहा जा रहा। अगले ही पल रणविजय के होंठ पायल के होठों पर थे। कब धीरे उसकी किस शिद्दत के साथ पेनिट्रेट हो गई, पता ही नहीं चला। रणविजय ने पायल को खुद से ऐसे सटा लिया मानो वो उसे खुद में संभाल लेना चाहता। पायल आधी बेहोशी के हालत में थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि रणविजय दूसरी बार बिना उसकी इजाजत के उसके होठों का रस पी रहा है। रणविजय ने खुद को रोका और पायल को सांस लेने की मोहलत दी। इस वक्त वहां पूरा अंधेरा फैल चुका था। आग पूरी तरह से बुझ चुकी थी। रणविजय के सीने में पायल किसी बिल्ली के बच्चे की तरह छुप गई थी। उसके शरीर को अब शांति थी। रणविजय उसे अपने सीने से लगाए सारी रात उसे महसूस करता रहा। उसकी खुशबू को वो इस कदर अपने अंदर घोल चुका था कि उसे अब कोई दूसरी चीज की महक ही पसंद नहीं आ रही थी। पूरी रात न जाने रणविजय ने कितनी ही बार पायल के होठों का रस पान किया था। जो भी था,
उसने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और इतने दिनों की तड़प को सारी रात शिद्दत से बुझाता रहा।